किसी को तो रास आएंगे हम भी, कोई तो होगा जिसे सादगी पसंद होगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए एक नए विषय हिंदी को लेकर के आपके बीच आए हैं और आप अगर हमसे जुड़ करके हिंदी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार ज़रूर आप मेरी वीडियोस को पूरा देखिए। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि आपको जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो आपको हिंदी विषय में हमारे वीडियोस के माध्यम से अगर आप समझते हैं तो हिंदी विषय में एक अच्छा मार्क गेन करें। और ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कहते हैं ना कि मुफ्त की चीज़ों की कोई इज्जत नहीं होती, पर जो करता हो बड़ा दूर तक जाता है। तो हम आपको इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी विषय का। जब हम लोग शुरुआत किए थे LKG UKG, तब तो हम लोगों के समय में नहीं चलता था, तब कक्षा शिशु चलता था और शिशु में हम लोग मिंटल लेकर के जाते थे। उस समय बाल पोथी मिला करता था, मुझे जहाँ तक याद है। और उस बाल पोथी पर सबसे पहले वर्णमाला ही शुरुआत किया गया, अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी। लेकिन हम यहाँ आपको हिंदी विषय की एक गुणवत्ता बताते हैं कि हिंदी, किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि हिंदी अ से अज्ञानी शब्द से शुरू होकर के ज्ञ से ज्ञानी तक जाके खत्म करती। अर्थात अगर आप हिंदी विषय से जुड़ते हैं तो अगर आपके पास अज्ञानता है तो यह आपको ज्ञानी बना के छोड़ता है। और शुरुआत ही आपका कहाँ से होगा? वर्णमाला चैप्टर से। तो आइए हम आपको वर्णमाला चैप्टर्स में कुछ चीज़ें सिखाएंगे जिसको आप सीख करके आप वर्णमाला के आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये वर्णमाला का कुछ तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वर्णमाला का अ से लेकर ज्ञ तक के सभी लेटर, अ से लेकर आप ज्ञ तक के सभी लेटरों को देख सकते हैं, सभी अक्षरों को देख सकते हैं, है ना। आइए समझते हैं। वर्णमाला जो चैप्टर है उसमें आप ज्ञ तक पढ़े होंगे, लेकिन उसमें स्र, ळ और ढ ये 3 और हैं। हम इनकी चर्चा अभी बाद में करते हैं, लेकिन हम आपको वर्णमाला में को कैसे पढ़ें और वर्णमाला आपके लिए कैसे आसान हो जाए। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं वर्णमाला के बारे में, जाते हैं बस भूल जाते हैं, लेकिन हम कुछ एक ऐसा ग्राफ आपको देने वाले हैं। उस ग्राफ से आप वर्णमाला कि यही जो अक्षर है इनका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ सूत्र हैं और कुछ ग्राफ। तो आइए हम आपको सिखाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये बना लीजिए, अगर वर्णमाला सीखना है तो हमें क्या सीखना है? केवल 2 बातें आपको सीखना। वर्गीकरण, वर्णमाला के वर्गीकरण में 2 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, आपको वर्णमाला का वर्गीकरण जब भी करेंगे तो पहली बात आप वर्णों का वर्गीकरण सीखेंगे। वर्णों का वर्गीकरण सीखेंगे और वर्णों को हम लोग जो बोलते हैं या उच्चारित करते हैं उनका उच्चारण स्थान सीखेंगे या उच्चारण सीखेंगे। अर्थात वर्णों का वर्गीकरण जो करना है वो आपको सीखना, और वर्णों का क्या सीखना? आपको उच्चारण स्थान सीखना। 2 चीजें आपको सीखनी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला से ही आगे
जो हिंदी व्याकरण के अन्य चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर जैसे कि संधि है या अन्य चैप्टर है, वो आपको आसानी से समझ में आते हैं। क्योंकि वर्णमाला से ही हमारी जो भाषा है, जो ध्वनियों को संयुक्त रूप से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं या जो लिख पा रहे हैं, है ना। जैसे हम कोई भी कथन अगर कहते हैं तो इन्हीं हिंदी में अगर हम उस कथन को कह रहे हैं तो इन्हीं वर्णों के मिलाप से हम लोग उस कथन को प्रस्तुत करते हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेकर के आज का पहला जो लेक्चर है वो वर्णों के वर्गीकरण पर ही करें। दूसरे दिन आपको सूत्रों के आधार पर आपको उच्चारण स्थान कंप्लीट कर दें। आइए हम वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण आपको समझाते हैं। वर्णमाला में वर्णों के वर्गीकरण में इसको आप देख चुके होंगे। अभी हम इस श्लोक को ले चलेंगे, यहां से उठा उठा करके किसी को इन वर्णों को ले चलेंगे कैसे वर्गीकृत किया जाए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए वर्णमाला क्या। वर्ण प्लस माला, माला का मतलब समूह या गुच्छा से होता है, और वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि का समूह ही वर्णमाला है। ध्वनि का समूह ही क्या है? वर्णमाला। और हमारे पास जो ध्वनियां हैं मुख्य रूप से वर्णमाला में कितनी है? 52। वर्णमाला में मुख्य रूप से जो ध्वनियां हैं कितनी है? 52। अब इन 52 ध्वनियों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं अलग अलग। तो समझ गए होंगे ध्वनि का समूह ही क्या है? वर्णमाला, अर्थात वर्ण को ध्वनि कहते हैं। अब ये जो वर्ण हैं इन वर्णों को दो भागों में मुख्य रूप से कहा जाए, 3 भाग में ऐसा कहिए। वैसे तो 2 ही कहा जाए लेकिन हम 3 आपको सिखा रहे हैं। 3 भाग में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा 3 भाग है आइए समझते हैं। सबसे पहला भाग 3 भाग में सबसे पहला भाग आपका स्वर है। सबसे पहला भाग आपका स्वर है। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिनसे हम लोग क्या करते हैं? अन्य वर्णों का निर्माण करते हैं। तो स्वर कुल मिला के कितने हैं? स्वर 11 है ना। स्वर कुल मिला कितने हैं? स्वर 11। ठीक। स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। स्वर जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, बिना अवरोध के होता है, रुकावट नहीं होता है, उन्हें स्वर बोलते हैं। स्वर 11 जो होता है वो उसका सूत्र है 4 + 3 + 4। 4 + 3 + 4। 4 में इसका मतलब स्वर के 3 भाग है, जिसमें से स्वर का पहला भाग जो है, स्वर का पहला भाग मूल स्वर है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं, मूल स्वर वे स्वर हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते। ये 4 होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अच्छा, अगला जो वर्गीकरण है दूसरा 3 लिखा गया।
तीन कहीं जो है वो दीर्घ स्वर पर जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है? मूल स्वरों से बने हुए स्वर को दीर्घ स्वर बोलते हैं। दो समान मूल स्वरों से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। समान मतलब अ और अ को मिला करके क्या बनता है? आ। उसी तरह से छोटी ई और छोटी ई को मिला करके बनता है बड़ी, और छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला करके बनता है बड़ा। कहीं कहीं किसी किताब में री और री को मिलाकर बड़ी री बनाती है, लेकिन अभी हम उसकी कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस बस उतने लेवल तक है जहां से हम सामान्य परीक्षाओं के प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकें। और हिंदी का अगर प्रकांड विद्वान बनना है तो भाई उसका डिटेल अध्ययन अलग करना, और हमें बस उतनी विद्वता चाहिए जिससे हम सामान्य प्रश्नों को हल कर सकें और हमें पूर्णांक में पूर्णांक मिल सके। उसके लिए आप इस चीज को सीख सकते हैं। तो आपने यहां देखा क्या, 4 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3 + 4। अब +4 क्या है? +4 में दीर्घ स्वर के बाद तीसरा है संयुक्त स्वर। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? मूल स्वर तथा दीर्घ स्वर या दो भिन्न स्वरों को मिलाने से बना स्वर। इसके पहले क्या था? दो समान स्वर से, दो समान स्वर, दो समान स्वरों से मिलकर बना स्वर, मिलकर बना स्वर क्या है? दीर्घ स्वर। मूल स्वर वह स्वर है जो किसी अन्य स्वर से बनता नहीं, खुद में एक स्वर। संयुक्त स्वर किससे बनता है? दो भिन्न स्वरों से बना स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर कौन है? आइए समझते हैं। जैसे भिन्न स्वर में अ और किसको? ई को मिला दें तो आपका बन जाता है आई। आई को न कह करके ए पढ़ा जाता, इकट्ठा पढ़ेंगे आई, लेकिन ए पढ़ते हैं। और पुनः अ और ए को मिला दें तो ऐ हो जाता है ना? इससे क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान समझिएगा। हम उस टाइम इस वीडियो को पुनः जोड़ेंगे जब संधि पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हीं संधि जो होगा दो तरह का होगा। एक स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, तीसरा विसर्ग संधि होगा। 3 संधियां होंगी, लेकिन इन संधियों को समझने के लिए इन्हीं वर्णमाला की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम वर्णों के समूह को ही क्या करते हैं? उच्चारित कर रहे हैं। समूह को जोड़कर, जोड़ना ही संधि, आगे चल के संधि पढ़ेंगे। उसी तरह से अ के साथ किसको मिला है? ई और ए मिल चुका। अ के साथ पुनः उ मिला दे, अ के साथ ई मिला चुके, और पुनः ए को भी मिला चुके, और अ के साथ किसको मिला दें? उ को मिला दें। देखिए मूल स्वर से ही बन रहा है। कौन? मूल स्वर से दीर्घ स्वर भी बना, दो समान मूल स्वर से क्या बना? दीर्घ स्वर बना, और दो भिन्न स्वरों से क्या बन रहा है? संयुक्त स्वर बन रहा है। अ और उ को इकट्ठा पढ़ेंगे औ, लेकिन उसको कहते हैं उ, क्या पढ़ते हैं? ओ। और पुनः अ के साथ ओ को मिला दें किसी को तो हो जाता है आओ। आओ अर्थात 4 + 3 + 4, 4 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया? 11। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या क्या है?
10 है, कहीं कहीं दिया है। स्वरों की संख्या 11 लिखेंगे। कहीं कहीं री को स्वर नहीं माना जाता, पूर्ण स्वर नहीं माना जाता, लेकिन आपके लेवल के लिए 11 स्वर आपको मानना है, ये ध्यान में रखिएगा। 10 को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जब गहन अध्ययन में जाइएगा, अन्य किसी परीक्षा से जुड़िएगा, तो आप उसको मानिएगा। जाने दीजिए, कंफ्यूजन की बात है, आप सीधे एक ही चीज समझिए कि हमें स्वरों की संख्या कितना रखना, 11। अच्छा, परिभाषा भी आपको इसी में हो गया। अब इस स्वर का जो वर्गीकरण है आपको मैंने पूरी तरीके से यहाँ दे रखा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हम और भी बनाने जा रहे हैं। अभी छोटा करेंगे तो पूरा आपका यहाँ आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और उस पीडीएफ को आप लिंक में जाइएगा तो देख लीजिएगा, पूरा लिंक रहेगा, उसको लोड कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वर हो गया। अभी 52 का नियम क्या है? 52 का नियम है 11 प्लस 2 और प्लस 11 प्लस 2 प्लस 33, या ऐसे कर दें 39। 11 प्लस 2 प्लस 39, हम अलग नहीं तोड़ रहे। 11 का यहाँ कंप्लीट हो गया, 11 को भी तोड़ते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 4। अब 2 क्या है? 2 है अयोगवाह। अगला जो है 2 क्या है? अयोगवाह। और अयोगवाह में कौन आता है? अयोगवाह में अंग और अह, अंग और अह आता है। अंग को अनुनासिक बोला जाता है, अनुनासिक, और अह को विसर्ग बोला जाता है, या लिख देते हैं विसर्ग। है ना? अंग क्या हो गया? अनुनासिक, और अह किस में चला जाता है? विसर्ग। तो आपने कितने वर्णों को कंप्लीट कर लिया? 11 उ 2 ये 11 2 13। अभी कितना बचा? 39। आइए इस 39 को समझते हैं। इस 39 में व्यंजन आता है। यहां पर तीसरा पार्ट है व्यंजन। तीसरा पार्ट क्या है? व्यंजन। कुल व्यंजन जिसे बोलते हैं, कुल व्यंजन जो है 39 है ना, 39। और ये देखिए 11 को 13 39। लेकिन अब व्यंजन का भी वर्गीकरण करना है। कैसे करेंगे? देखिए, व्यंजन के वर्गीकरण में 33 प्लस 4, सॉरी 33 प्लस 4, 33 4 37, और 37 2 39। अब आइए इस 33 प्लस 4 प्लस 2 को समझते हैं। व्यंजन का प्रथम वर्गीकरण है, वह है स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, है ना? स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन है? वह है 33। स्पर्श व्यंजन कौन है? 33। या मूल व्यंजन बोलते हैं इसी को, या कहीं कहीं मूल व्यंजन की ही संख्या बताई जाती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब 33 कैसे होगा? देखिए, मूल व्यंजन का वर्गीकरण 3 भाग में। कौन कौन सा समझते हैं? 33 में 25
+4 +4 25 क्या है? 25 वर्गीय व्यंजन होता है। 25 जो होता है वो क्या होता है? वर्गीय व्यंजन होता है, जिसे कुचु टुतु पू, कुचु टुतु पू भी बोलते हैं कहीं, कुचु टू तू पू, या कहीं कहीं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, सॉरी कुचु टुतु पू, इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आसान हो जाए। आपका ग्राफ जो है और आसान हो जाए। कु चू टू तू पू, कु को कहीं कहीं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग भी बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ध्यान समझें, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ, क ख ग घ ङ। ध्यान दीजिएगा अंगों का जो पॉइंट है। च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ। ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग का मतलब त थ ड ढ न। और प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 25। इसे बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के बाद ध्यान दीजिए +4 लिखा गया, प फ ब म। इसके बाद पढ़ते हैं य र ल व। तो वर्गीय व्यंजन का अगला भाग है +4 का मतलब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं देखिए। अंतस्थ व्यंजन में आता है य र ल व, है ना, य र ल व। जिसमें ये ध्यान रखिएगा य और व को अर्धस्वर भी बोला जाता है, र को लुंठित और ल को पार्श्विक भी बोला। पूछा पार्श्विक व्यंजन ल, अर्धस्वर है य या व, लुंठित कौन है? र। ठीक, और लुंठित सबसे ल को मत लगा दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। अंतस्थ व्यंजन यो 4, 25 4 29, ये भी 4 हो गया। अब फिर 4 लिखें, उस 4 का मतलब समझिए। अगला जो 4 है 4, इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है? यहाँ एक चीज हम अभी लिख भी देते हैं ताकि आगे आप कंफ्यूजन ना हो। य और व को क्या बोलते हैं? कहीं कहीं अर्ध स्वर भी बोला जाता है, कहीं कहीं क्या बोला जाता है? र को लुंठित बोलते हैं और ल को पार्श्विक भी बोलते हैं। ल को पार्श्विक भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं बड़ा स, पिठफरुआ स, छोटा स, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तो इसका सही नाम है, उच्चारण स्थान पर डिपेंड करता है। बड़ा स को कैसे उच्चारित करें, पिठफरुआ स को कैसे उच्चारित करें, छोटा स, इसको बोलते हैं तालव्य।
मूर्धा, मूर्धा। अब हम जब ध्वनियों का स्थान पढ़ाएंगे तो उच्चारण समझाएंगे। तालु से कैसे बोले, मूर्धास कैसे बोले, दंता, तालव्य मूर्धा दंता, और ये चला जाएगा ओष्ठ में, कंठ में। अकु ह विसर्जनीय नाम कंठ। आपको उच्चारण स्थान मैंने कहा दो तरह से पढ़ाएंगे, दो चीजों में वर्गीकरण होगा, एक उच्चारण स्थान और एक ये जो अभी बता रहे। बस इतना ही तैयार रखना है वर्णमाला, ज्यादा समय आपको खर्च नहीं करना है, उसके बाद सारे प्रश्नों को उत्तर देते। तालव्य मूर्धा दंता कंठ, तो ये भी 4 हो गया। तो आपका एक फार्मूला कंप्लीट किसका, 33 का। 25 + 4 + 4, वर्गीय व्यंजन 25, कुचु टुतुपु, अंतस्थ व्यंजन 4 और उस व्यंजन 4। आप जो क्रम में वर्णमाला को याद रखते हैं वह है वर्णमाला, बस उसी वर्णमाला में हमने उसका नामकरण अलग अलग यहीं पर कर दिया। ठीक, अब देखिए मूल व्यंजन। अभी हम लोगों के पास 33 + 4 + 33 में देखिए हमारे पास यहाँ 33 को हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन +4 + 2 है, तो व्यंजन में +4 + 2 और आगे बढ़ते हैं। व्यंजन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो +4 का मतलब क्या है, +4 का मतलब है संयुक्त व्यंजन। एक है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ये भी 4। तो आप तालव्य मूर्धा दंता, बड़ा स फिर फरुआ स छोटा स ह, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, छ, क्या पढ़ते हैं, छत्री वाला छ, त्र और ज्ञ। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन एक और है, कौन, स्र। 4 कंप्लीट हो गए। इस 4 में जो 6 का होता है वो 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, आधा क और पेट फरुआ स से मिलकर के क्या बनता है, 6 बनता है। इसीलिए इसका स्पेलिंग देखिए, 6 का के एस एच लिखा जाता है, क का के और एस एच किसका, स का। ठीक, तर जो होता है आधा त और र से मिलके बनता है, पूरा र। ज्ञ किससे बनता है, ज्ञ, अगर ज्ञ को देखा जाए ज्ञ जो है आधा ज और इ से मिलके बनता है। और स्र किससे बनता है, स्र आधा बड़ा स लेते हैं और र, इससे बनता है क्या, स्र, है ना। इससे क्या बनता है, जैसे श्रीमान लिखते हैं तो उसमें स्र ही लिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहीं कहीं स्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी स्र को इस रूप में लिख दिया गया, आधा स और र, है ना। जैसे कहीं लिखा रहा है ताम्र, ताम्र में कुछ लोग सोचते हैं र आधा है, र नहीं आधा होता, आधा म और पूरा र होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मर। समझ गए, ये चीज़ बहुत जगहों मैंने देखा है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा लेटर आधा है, कौन सा अक्षर आधा है और कौन पूरा है। लेकिन चलिए छोड़िए, इस तो अलग चीज़ें। आप इस +4 भी आ गए, और अंतिम आपका बचा है कौन सा, +2। +2 पर आते हैं अगर, तो यही अंतिम है आपका +2, तो अंतिम 2 को यहाँ ले लेते हैं। अंतिम 2 क्या है, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। ड़ अंगा इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन नीचे लिख देते हैं तो हो जाता है ड़। और कौन सा, ढ, ढक्कन वाला ढ। अब ये भी कितना हो गया, 2, और ये कितना है, 4। तो आप यहाँ पर देख पाए होंगे कि आपको पूरे वर्णमाला को यहाँ से वर्गीकृत करके आपको दिखा दिया गया कि वर्णमाला जो हमारा है
उसका वर्गीकरण आपको कैसे करना है, ये पूरा का पूरा वर्गीकरण किसका हो गया, वर्णमाला का। पूरा का पूरा वर्गीकरण किसका है, वर्णमाला का। और वर्णमाला में ये बहुत छोटा है, हम इसको बड़ा करके भी बड़ा करके समझाया था। तो आप ये पूरे वर्णमाला की 52 अक्षरों का वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इतने से ही आप वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आगे हम उच्चारण स्थान आपको समझाएं। अगर ये वीडियो के माध्यम से वर्णमाला आपको समझ में आया हो, वीडियो के माध्यम से वर्णमाला समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने पास तक सीमित न रखें। अच्छा अगर लगा हो तो किसी अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके, वो भी मेहनत कर सके। और कहीं ना कहीं, क्योंकि सब बच्चे सोचते हैं अगर पढ़े लिखे हैं नहीं होंगे ना, पढ़ा लिखा बचवा कलमिया में जानवा, यह पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़लें जिनके हाथे लिखल संविधान बा। अब पढ़ा लिखा बचवा कलमिया में जानवा। तो पढ़ा लिखा साथ साथ शेयर भी करा, जब पी के शेयर करबा तो दूसरों को समझ में आई। ठीक बा, धन्यवाद।